Hello and good morning, everybody. Now, today, let's start our chapter number 4 of Hindi grammar, पेज नंबर 19, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। वह विद्यालय गया, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय जाए, क्या वह विद्यालय गया, शायद वह विद्यालय गया, उसे विद्यालय जाना चाहिए, तुमने कहा तो वह विद्यालय गया। उपर्युक्त सभी वाक्य रचना की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, किंतु भाव अर्थात अर्थ की दृष्टि से वे एक दूसरे से एकदम भिन्न है। मतलब वाक्य तो सारे एक जैसे लगते हैं, विद्यालय गया, नहीं गया, जाएगा या जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इनको अच्छे से ध्यान से पढ़े तो हर हर सेंटेंस का एक अलग मीनिंग निकलता है बेटा, है ना। जैसे कि पहले वाक्य में एक सीधी सी सामान्य बात कही गई, वह विद्यालय गया, किंतु दूसरे में बोल दिया कि सीधा एकदम एकदम ऑपोजिट, नहीं गया। ठीक है, इस वाक्य में जाने की क्रिया को का निषेध किया गया है। मतलब अगर वो गया, दूसरे में क्या बोला गया, नहीं गया, तो इसका निषेध मना कर दिया गया, नहीं गया। तीसरे वाक्य में बोला गया है कि आशा की गई है कि हाँ, कि वो जाए। तीसरे वाक्य में विद्यालय जाने की आशा दी गई है कि मतलब हाँ, कि वो जाए। और चौथे में क्या बोला है, वाक्य में जाने की क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछा गया, क्या वह विद्यालय गया, अब क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है कि शायद वह विद्यालय गया, कि मतलब एक संभावना दिखाई है। फिर दूसरे में क्या बोला, उसको एक वो दिया है, एक तरीके से एडवाइस, उसे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी अर्थ भेद के आधार पर वाक्यों में मुख्यतः 8 भेद किए जाते हैं। मतलब इस तरीके से सेंटेंस जो है वो आपके लगभग 8 तरीके के होते हैं। अब पहले में क्या है, अर्थ भेद के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं, मुख्यतः 8 भेद किए जाते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। पहला है विधानार्थक वाक्य, जिसको इंग्लिश में हम स्टेटमेंट वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के विधान मतलब संपन्न होने, जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने का शो हो, जैसे क्रिया के संपन्न होने के सामान्य रूप में होने, हाँ, क्रिया के विधान के सामान्य रूप में होने का बोध होता है, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इट मीन्स ये है कि एक सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हो, जैसे कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना खाया, उसके बाद कुसुम से खाना खाया जाएगा, कुसुम खाना खाएगी। उपर्युक्त चारों ही वाक्यों में क्रिया के विधान, मतलब चारों ही वाक्यों में क्रिया के विधान मतलब क्रिया का संपन्न होना, संपन्न होने के बारे में बात पता लगती है ना बेटा। खाना खाती है तो भी संपन्न हुआ, खाना खाया तो भी खाना खाया जाएगा, खाना खाएगी। तो इस तरीके से भले ही प्रथम वाक्य में क्रिया वर्तमानिक है, वर्तमान कालिक है, द्वितीय में भूतकालिक है, और तृतीय तीसरे सेंटेंस में और चौथे सेंटेंस में भविष्यकालिक है, लेकिन काल पृथक होने पर भी चारों ही वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं। अब भले ही इसमें दिखाया गया कि कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है, लेकिन है तो सारे स्टेटमेंट वाले ही, सारे स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या है आपका, जैसे आप बेटा पढ़ते हो कि सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस को ही विधानार्थक वाक्य बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर आगे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नेगेटिव वाक्य, जिसमें नहीं हो, तो निषेधार्थक वाक्य होते हैं वो नेगेटिव वाले। जिन वाक्यों में क्रिया के विधान का निषेध किया जाता है उसे निषेधार्थक वाक्य बोलते हैं। ये निषेधार्थक वाक्य हैं, जैसे कुसुम खाना नहीं खाती है, कुसुम के से खाना नहीं, कुसुम से खाना खाया नहीं जाएगा, कुसुम ने खाना नहीं खाया, कुसुम खाना नहीं खाएगी। अब यहाँ पर ये सारे क्या है, नेगेटिव वाले हैं बेटा जी, हर किसी में नेगेटिव है। अब उपर्युक्त चारों ही वाक्यों में खाना क्रिया का निषेध किया गया है, भले ही प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान कालिक, द्वितीय की भूतकालिक और तृतीय और चतुर्थ की भविष्यकालिक। मतलब इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, नहीं है तो वो निषेधार्थक वाक्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव, जिसमें हमें एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब दिया जाता है। जैसे जिन वाक्यों में आज्ञा के देने का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे बालकों बाहर बैठो, बालक बाहर बैठे, बालकों को बाहर बैठाया जाए, या बालक बाहर बैठे रहे। उपरोक्त चारों ही वाक्यों में बालकों को बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है, ये चारों ही आज्ञार्थक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक में बेटा क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे राम चित्र क्यों बना रहा है, राम यह चित्र किसने बनाया है,
तो राम तुम चित्र कब बनाओगे, मतलब जिसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या क्या राम चित्र बना सकता है, तो वो होते हैं आपके प्रश्नार्थक। नेक्स्ट पॉइंट पर आपके विस्मयार्थक। विस्मयार्थक में आपको हैरानी वाला सेंस दिया जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। जिन वाक्यों में किसी आश्चर्य या किसी विस्मय को प्रकट किया जाता है वो होते हैं विस्मयार्थक वाक्य। जैसे वाह आनंद आ गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या सिकंदर जीत गया, अरे इस पौधे को क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने सडन फीलिंग एक्सप्रेस की है बेटा, आश्चर्य, हैरानी, या ठीक है आश्चर्य, सरप्राइज हो जाता है जैसे इंसान, तो सरप्राइजिंग का वे आ जाता है इसमें विस्मयार्थक में, हैरान हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट पर है संदेहार्थक। संदेहार्थक मतलब डाउटफुल, जिसमें हमें शक हो, जैसे उसकी गाड़ी छूट गई होगी, मतलब हम शक कर रहे हैं ना, शायद उसकी गाड़ी छूट गई होगी, शायद राधा सो रही होगी, वह अभी पहुंचा ही होगा, मतलब अनुमान लगा रहे हैं ना बेटा हम। कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। तो ये जिस वाक्यों में क्रिया के होने का निश्चय ना हो बल्कि क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है, उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हो गया, उपर्युक्त चारों ही वाक्यों में गाड़ी छूटने, सोने, पहुंचने, बांसुरी बजाने का पक्का पता नहीं चलता, अनिश्चित स्थिति है, तो इन सभी क्रियाओं के होने में संदेह व्यक्त किया जाता है, इसलिए हम इसको संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। 7वां पॉइंट है आपका इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा वाले बात हो जाता है। जैसे बेटा इंग्लिश में हमने पढ़ा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम अपनी इच्छा या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। जैसे इन वाक्यों में किसी की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, शाप, दुआ, बद्दुआ ये निहित होती है। जैसे भगवान सबका कल्याण करें, आशीर्वाद है, सर्वत्र शांति हो, प्रार्थना है, ईश्वर करे सब स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो जाएं, अब वर्षा रुकनी ही चाहिए। तो ये सारे क्या है, ये हमारे इसमें किसी ना किसी इच्छा को दिखाती है, या इच्छा को, या प्रार्थना को, या आशीर्वाद को। तो ये होते हैं आपके इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा दिख जाए आपको, कोई प्रार्थना दिख जाए, शाप दिख जाए, कोई दुआ मिल जाए, बद्दुआ दिख जाए, या आशीर्वाद वाला सेंस आ जाए, तो वो होते हैं आपके इच्छार्थक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट पॉइंट पर है आपका संकेतार्थक। जब जिन वाक्यों में किसी अन्य वाक्य की संभावना का संकेत नहीं तो उसको संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर आ जाता तो रोगी के प्राण बच जाते, अब ये संकेत किया गया, डॉक्टर आ जाता तो रोगी के प्राण बच जाते। मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं, मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं। तुम बुलाने जाओगे तो वह आएगा, वर्षा रुक गई इसलिए वह आ गया। दिए गए चारों वाक्य में दो दो वाक्य है। अब ये चारों जो सेंटेंस है इसमें दो दो है, एक तो डॉक्टर का आना प्लस में रोगी के प्राण बचना, एक तो मेरा काम हो जाना प्लस में उसने कहा नहीं। तो इस तरीके से बोला गया। प्रथम वाक्य में हम देखते हैं कि रोगी के प्राण बच जाते, इस वाक्य के लिए डॉक्टर आ जाता ये कहकर संकेत किया गया है, डॉक्टर को आना चाहिए, यह संकेत है, इच्छा नहीं। ये संकेत है कि डॉक्टर को आना चाहिए, इच्छा नहीं है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य हुआ। इस वाक्य में अन्य वाक्य हैं। संकेतार्थक वाक्यों में यदि, तो, किंतु, परंतु, चूंकि, इसलिए आदि योजक अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर संकेतार्थक को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें आपको ये वाले जो शब्द हैं ये जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे तो, किंतु, परंतु, चूंकि, इसलिए, ये इनसे कनेक्ट होगा, ये होते हैं संकेतार्थक वाक्य।